नमस्कारम मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत मार्तंड इस यूट्यूब चैनल पर मैं मार्तंड कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन एवं नमन करता हूँ। 2-4 दिन बाद आप लोगों की सीटेट की परीक्षा है। सीटेट की परीक्षा बहुत ही आसान है, बहुत सरल है, बहुत सहज है। इसे कठिन मानने पे ये कठिन हो जाती है। बाकी सीटेट एक विचार है और उसी बात को, उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे तो सीटेट की परीक्षा बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। जितने भी विद्यार्थी 31 जनवरी को सीटेट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन सभी प्रिय विद्यार्थियों को संपूर्ण देश के जितने भी विद्यार्थी सीटेट 2021 की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं 31 जनवरी को, उन सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है कि आप सबके लिए हम कुछ अच्छा कर सकें और इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको दे सकें। आप सब अपनी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सफल हों और ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें, ये मेरी नारायण से आप सबके लिए प्रार्थना है। और इस महान अवसर गणतंत्र दिवस पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना है, शुभ आशीर्वाद है। आज मैं आप लोगों को संस्कृत के शिक्षण से संबंधित कुछ ऐसे बिंदु बताने चल रहा हूँ जो कि परीक्षा के लिए परमोपयोगी है और वहाँ से आपको बहुत सारी सहायता मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, जरूर करिएगा। खुद का भी कल्याण हो और दूसरे का भी होता रहना चाहिए। तो चलिए, संस्कृत का शिक्षण हम पढ़ा रहे हैं और शिक्षण जो शब्द है बेटा, ये शिक्ष धातु से बनता है। किस धातु से बनता है? शिक्ष धातु से बनता है। अगली बात ये है कि शिक्षते, उपदिश्यते, शिक्षते, उपदिश्यते सा शिक्षा। पहली बात तो हमें ये जानना होगा कि शिक्षा क्या है और शिक्षण क्या है। दोनों बातों को आराम से समझ लीजिए। शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा, जिसके द्वारा शिक्षित किया जाता है, जिसके द्वारा उपदेशित किया जाता है, सा माने वही क्या है? शिक्षा है। शिक्षा हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास करती है, हमें नित्यानित्य वस्तु विवेक प्रदान करती है, जो हमें सही को सही जानना और गलत को गलत जानना, इस भेद का दिग्दर्शन करती है। वही है शिक्षा, जो हमें उपदेशित करती है, जो हमें संस्कारित करती है, जो हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती है। वही क्या है? शिक्षा। अब शिक्षण क्या है तो ये जान लीजिए कि सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं, ये हमारा अपना मौलिक चिंतन है कि शिक्षा देने का तरीका, शिक्षा देने का तरीका या विधि, शिक्षा देने का तरीका या विधि ही क्या है? शिक्षण है। क्या है? शिक्षण है। मतलब जो शिक्षित करता है, जो उपदेशित करता है, उसे ही शिक्षा कहा जाता है। और शिक्षा देने का तरीका या विधि या जो नियम है, वही क्या है? शिक्षण है। शिक्षण कोई अन्य बात नहीं है। शिक्षण का मतलब, हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाती है, कोई भी बालक है और उसे कोई न कोई कक्षा में समस्या होती है, समझने में समस्या होती है, उच्चारण में समस्या होती है, लिखने में समस्या होती है, तो उन संपूर्ण समस्याओं का समाधान करते हुए उसके व्यक्तित्व का विकास कर देना, उसे ज्ञान प्रदान कर देना, उसे अच्छे से अच्छा सिखा देना, अच्छे से अच्छा बता देना ही क्या है?
शिक्षण है। क्या है? शिक्षण है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जब कभी भी प्रश्न शिक्षक केंद्रित है तो अपने आप को शिक्षक मान ले, और फिर क्लास के अंतर्गत जब उससे संबंधित कुछ परेशानियां प्रकट होंगी तो उन परेशानियों का निवारण आप कैसे करेंगे, अपने ऊपर फॉलो करेंगे, उत्तर मिल जाएगा। और जब कोई प्रश्न छात्र केंद्रित हो तो अपने आप का, जिस कक्षा की बात कर रहा हो या प्राथमिक स्तर का बात कर रहा हो, उस लेवल का छात्र मान ले, अपने आप उसका हल मिल जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो संस्कृत है, तो संस्कृत को हम यहाँ पर भाषा के रूप में पढ़ते हैं। किस रूप में पढ़ते हैं? भाषा के रूप में पढ़ते हैं। और ये भाषा कैसी होती है? तो द्वितीय भाषा होती है। कैसी भाषा होती है बेटा? द्वितीय भाषा होती है। और उस द्वितीय भाषा के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। तो आप सब समझते चलिएगा, एक एक बात हम आपको समझाते चलेंगे और अच्छे से अच्छा तरीका से हम आपको पढ़ाते चलेंगे। चलिए, तो संस्कृत को जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो किस रूप में पढ़ते हैं? तो द्वितीय भाषा के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये भाषा क्या है? तो भाषा के बारे में जानिएगा कि व्यक्त वाक, व्यक्त वाक, वाक माने वाणी और व्यक्त माने प्रकट। जब वाणी प्रकट हो जाती है तो वही क्या बन जाता है? भाषा बन जाता है। क्या बन जाता है? भाषा बन जाता है। इसीलिए इसके बारे में विद्वानों के द्वारा कहा गया कि भाष्यते इति भाषा, भाष्यते इति भाषा। जो भाषित होता है वही क्या है? भाषा है। क्योंकि अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? भाषा है। अभिव्यक्ति दो प्रकार से हो सकती है, विचारों का संप्रेषण दो प्रकार से हो सकता है, एक शांत संकेत के द्वारा और दूसरा भाषा के द्वारा। अब ध्यान से समझिएगा, जो ये व्यक्त वाक है, यही वाक माने वाणी और व्यक्त माने प्रकट। जो व्यक्त वाक है वही भाषा है। और दूसरी बात में ये कहा गया कि भाष्यते इति भाषा, यानी जो भाषित होता है वही क्या है? भाषा है। व्यक्तः वाचि कर्माणि, यानी जो व्यक्त वाणी है, जिसे हम व्यक्त करते हैं, वही क्या है? भाषा है। अगला एक दूसरा बिंदु जानिएगा कि भाषा एका अर्जित संपत्ति ही अस्ति, अर्जित संपत्ति ही अस्ति। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो ये बात जान लीजिए, ये लाइन भी आपको सीधी सीधी मिल सकती है। भाषा एका अर्जित संपत्ति ही अस्ति। भाषा कैसी वस्तु है? अर्जन की जाने वाली वस्तु है। यानी जिस देश काल परिस्थिति वातावरण में बालक रहता है उसी भाषा का अनुकरण कर लेता है श्रवण के माध्यम से। यानी जब वो जिस भाषा का शब्द अपने परिवार में, अपने परिवेश में लगातार सुनता है तो उसी भाषा के शब्दों का अनुकरण करता है, वो उसी को बोलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए कहा गया कि भाषा एका अर्जित संपत्ति ही अस्ति। अगली बात ये जान लें कि भाषायाः प्राथमिक स्वरूपम, भाषायाः प्राथमिक स्वरूपम सांकेतिकम अस्ति। भाषा का प्राथमिक स्वरूप क्या है? तो ये आप ये जान लें कि भाषा का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? सांकेतिक है। कैसे सांकेतिक है? क्योंकि जहाँ पर हमारी भाषा को समझने वाला कोई व्यक्ति है तो वहाँ पर तो हमने कहा, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है और हमने किसी से कहा कि मार्कर मुझे दे दीजिए, तो उसने हमें मार्कर दे दिया। लेकिन अगर मान लीजिए मेरी भाषा को वो समझने वाला नहीं है तो वहाँ पर हम किसके माध्यम से जानेंगे? संकेत के माध्यम से जानेंगे, या तो मांगेंगे या तो बताएंगे। यानी विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम क्या होगा? संकेत होगा।
और इसी संकेत को अव्यक्त वाक्य कहा गया। क्या कहा गया? अव्यक्त वाक्य। तो एक हो गया अव्यक्त वाक्य, एक हो गया अव्यक्त वाक्य। जो अव्यक्त वाक्य है वही संकेत है और जो व्यक्त वाक्य है वही मौखिक है और वही भाषा है। तो भाषायाः प्राथमिक स्वरूपम सांकेतिकम अस्ति, ये बात हमने आपको बता दिया। और दूसरी बात ये जानिएगा कि भाषायाः, कभी भी ये प्रश्न देख लीजिएगा, भाषायाः मुख्य स्वरूपम, भाषायाः मुख्य स्वरूपम मौखिकम अस्ति। भाषा का मुख्य स्वरूप क्या है? तो आप ये जान लीजिए कि भाषा का मुख्य स्वरूप कैसा होता है? मौखिक होता है। कैसा होता है? मौखिक होता है। भाषायाः मुख्य स्वरूपम मौखिकम अस्ति, यानी भाषा का जो मूल स्वरूप होता है वो कैसा होता है? मौखिक होता है। ये बात जान लीजिएगा, क्योंकि भाषा कभी लिखित नहीं होती है, भाषा सदैव मौखिक होती है। बाद में उसे लिपिबद्ध किया जाता है, लेकिन जो उसका मूल स्वरूप है वो कैसा है? मौखिक है। तो दो प्रश्न यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे। पहली बात तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाषा एका अर्जित संपत्ति ही अस्ति। दूसरी बात हमने बताया कि व्यक्त हवाचि कर्माणि व्यक्त वाक्य ये वो भाषा और भाष्यते इति भाषा, जो भाषित होता है वही भाषा है। अगली बात हमने बेटा आप लोगों को बताया कि भाषायाः प्राथमिक स्वरूपम सांकेतिकम अस्ति, भाषा का पहला स्वरूप सांकेतिक होता है। और अगली बात हमने बताया कि भाषायाः मुख्य स्वरूपम मौखिकम अस्ति, जो भाषा का मुख्य स्वरूप है वो कैसा होता है? मौखिक होता है। इतनी बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई ना? चलिए, अब ये बातें हमने आपको बता दिया। इसके आगे अगली कड़ी में चलते हैं। भारतवर्ष में जो संस्कृत पढ़ाया जाता है उसका स्वरूप क्या है और भारतवर्ष में संस्कृत की शिक्षा कैसे दी जाती है, इन बातों को हम समझते चलते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो भारतवर्ष में संस्कृत की शिक्षा देने का जो स्वरूप है उसके बारे में जानिएगा। भारतवर्ष में संस्कृत की शिक्षा देने का दो स्वरूप है बेटा, ध्यान से समझते चलिएगा इस बात को। भारत में संस्कृत की शिक्षा देने का दो स्वरूप है। पहला एक है कि संस्कृत विद्यालयों में, ध्यान से समझते चलेंगे, संस्कृत विद्यालयों में दी जाने वाली, संस्कृत विद्यालयों में दी जाने वाली संस्कृत शिक्षा। पहली बात जान लीजिए कि संस्कृत विद्यालयों में दी जाने वाली संस्कृत शिक्षा, और दूसरा जो होगा आपका वो हो जाएगा कि आधुनिक विद्यालयों में, आधुनिक विद्यालयों में दी गई, आधुनिक विद्यालयों में दी गई संस्कृत शिक्षा। भारत में संस्कृत की शिक्षा देने का दो माध्यम है, दो प्रकार से भारतवर्ष में संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। पहला ये है कि संस्कृत विद्यालयों में दी गई संस्कृत शिक्षा, और दूसरा है आधुनिक विद्यालयों में दी गई संस्कृत शिक्षा। इन दोनों में अंतर कई बार पूछा गया है और यहाँ पर पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और यहाँ से 1 नंबर आपकी परीक्षा में संभावित हो सकता है। तो ये बात जानिएगा कि इसका प्रारंभ एक कक्षा से होता है। मतलब क्या समझ में आया? कक्षा से होता है। बात यहाँ पर ये कही गई है कि संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत की शिक्षा पहली कक्षा से ही दी जाती है। अब अगली बात ये जान लीजिएगा कि तथा इसका माध्यम भी संस्कृत ही होता है, संस्कृत ही होता है। बात समझ में आया बेटा? यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ एक समझने की है कि संस्कृत विद्यालयों में जो दी जाने वाली संस्कृत शिक्षा है इसका क्रम क्या है, तो इसके बारे में जानिएगा। सबसे पहले इसका क्रम है तो उसमें लिखा जाता है कि पहली से 8वीं तक की जो कक्षाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रथमा। क्या कहा जाता है? प्रथमा। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं उसे कहा जाता है पूर्व मध्यमा। फिर उसके बाद जो आता है उसका नाम होता है
उत्तर मध्यमा। फिर उसके बाद जो आता है उसका नाम होता है शास्त्री। क्या नाम होता है? शास्त्री। और उसके बाद जो आता है उसका नाम क्या होता है? आचार्य। बात समझ में आया? तो सबसे पहले भारतवर्ष में जो संस्कृत की शिक्षा दी जाती है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक संस्कृत विद्यालयों में दी जाने वाली संस्कृत शिक्षा, दूसरा आधुनिक विद्यालयों में दी जाने वाली संस्कृत शिक्षा। जो संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत की शिक्षा दी जाती है इसका प्रारंभ पहली कक्षा से ही हो जाता है, यानी पहली कक्षा से ही उसे संस्कृत के वेद मंत्रों इत्यादि का पाठ कराया जाता है। और अगली बात जानिएगा कि इसका माध्यम भी क्या होता है, इसके किस माध्यम से पढ़ाया जाता है संस्कृत विद्यालयों में। तो आप ये जानिएगा कि इसका माध्यम भी क्या होता है? संस्कृत ही होता है, ये बात जानते रहिएगा बेटा। और इसका क्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है प्रथमा, यानी पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के अध्ययन को संस्कृत विद्यालयों में प्रथमा कहा जाता है। 9वीं और 10वीं की कक्षा को पूर्व मध्यमा कहा जाता है। 11वीं और 12वीं की कक्षा को उत्तर मध्यमा कहा जाता है। और स्नातक को शास्त्री कहा जाता है तथा परास्नातक को आचार्य कहा जाता है। इस बात को आप जानते रहिएगा। और ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगली बात आएगी आधुनिक विद्यालयों में दी जाने वाली संस्कृत शिक्षा। तो ये जान लीजिए कि आधुनिक विद्यालयों में दी जाने वाली जो संस्कृत शिक्षा है मूलतः इसकी शुरुआत जो विद्वानों के द्वारा स्वीकार की गई है वो किस कक्षा से शुरू होती है? तो 6वीं कक्षा से शुरू होती है। और अगली बात यहाँ पर बताया गया कि आधुनिक विद्यालयों में जो दी जाने वाली संस्कृत शिक्षा है इसका माध्यम क्या होता है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आधुनिक विद्यालयों में जो संस्कृत की शिक्षा दी जाती है उसका माध्यम क्या होता है? तो मातृभाषा होता है। इस बात को जानते रहिएगा, यानी मातृभाषा के माध्यम से संस्कृत को आधुनिक विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर आधुनिक विद्यालयों में बेटा जो संस्कृत की शिक्षा दी जाती है उसे कितने भागों में बांटते हैं? तो उसे हम 3 भागों में बांट के जानते हैं। पहला जो होता है ये क्या होता है आपका? तो पहला होता है प्रारंभिक स्तर। 3 स्तरों में बांट के इसे पढ़ा जाता है, प्रारंभिक स्तर। दूसरा है वो क्या होता है आपका? मध्य स्तर। क्या होता है बेटा? मध्य स्तर। और जो तीसरा होता है आपका ये क्या होता है? उच्च स्तर। प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। प्रारंभिक स्तर में 6 से 8 तक की कक्षाओं का वर्णन किया जाता है। मध्य स्तर में 9 से लेकर के 12 तक की कक्षाओं का वर्णन किया जाता है। और उच्च स्तर में स्नातक और स्नातकोत्तर की बात की जाती है, यानी कि BA और MA की बात की जाती है। तो ये पूरी की पूरी बातें रहीं। और एक बात और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा संस्कृत विद्यालय कहाँ है? तो वो बिहार में है। बिहार में तक्षशिला स्थित वाराणसी संस्कृत विद्यालय से ज़्यादा संस्कृत शिक्षण संस्थान संबद्ध हैं। इस बात को जानते रहिएगा। और उत्तर प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संस्कृत विद्यालय जो है वो वहाँ से संबद्ध हैं। इसके अलावा गंगानाथ झा इस समय अब सेंट्रल विश्वविद्यालय बन गया है जो कि प्रयागराज में स्थित है। और उसकी ही एक खंडपीठ जो है यहाँ पर लखनऊ में भी स्थित है। इस बात को भी आप जानते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, ये तो हमने इतनी बात कर लिया कि भारत में संस्कृत शिक्षण का स्वरूप क्या है और किस किस प्रकार से भारत में संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, ठीक है ना। अब किसी भी भाषा के 4 जो कौशल होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ये कई बार पूछा गया है और आप इसको जानते भी रहिए। सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है? श्रवणम। यहाँ पर प्रश्न कैसे बनता है कि इनका क्रम पूछ लेता है या ये पूछ लेता है कि पहला भाषाई कौशल कौन है, दूसरा कौन है या अंतिम कौन है, इस तरह की बातें होती हैं। तो जानते रहिएगा कि पहला है श्रवणम, दूसरा है आपका संभाषणम। क्या है? संभाषणम।
जो तीसरा होता है ये क्या होता है आपका पठनम, और जो चौथा होता है ये क्या होता है आपका लेखनम। श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम, ये भाषा के 4 आयाम हैं या 4 सोपान है या 4 सीढ़ियां हैं, और इन्हीं चारों के माध्यम से भाषा का ज्ञान कराया जाता है, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो बालक प्रारंभिक अवस्था में सीखता है, जहाँ से अर्जन करता है, तो किसके माध्यम से सीखता है? श्रवण के माध्यम से सीखता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा बालक सुन करके बातों को सीखता है, ये बात जानते रहिएगा। जो दूसरा बिंदु है ये है संभाषण। संभाषण माने बोलना। बोलने में कुछ चीज़ें होती हैं जो अशुद्धियाँ होती हैं। जो छोटा बालक होता है वो सबसे ज़्यादा प्रारंभिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर कौन सी त्रुटि करता है? तो उच्चारण संबंधी दोष करता है। वो बार बार ध्वनियों के उच्चारण में कोई न कोई त्रुटि करता है, तो सबसे ज़्यादा उच्चारण दोष होता है। ये बात भी जानते रहिएगा, ये भी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा है पठनम और चौथा है लेखनम, पढ़ना और लिखना। अब ये बात जानिएगा बेटा कि सिर्फ सुन लेना श्रवण है, लेकिन सुनने के साथ ही उस बात को समझते चलना ही क्या है? श्रवण कौशल। अब श्रवण और श्रवण कौशल में क्या अंतर है, इस बात को जान लीजिएगा। किसी भी बात को हमने सुन लिया तो वो श्रवण हो गया, लेकिन उस बात को वक्ता के भावानुसार, वक्ता ने किसी बात को कहा, लेकिन वक्ता के भावानुसार जब हम उस बात को समझ लेते हैं या उस बात को जान लेते हैं या उस बात को हृदयंगम कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो उसी बात को क्या कहा गया? श्रवण कौशलम। श्रवण कौशल का उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किरातार्जुनीयम में एक उक्ति प्रचलित है कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। बनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि हे महाराज, हिदम मनोहारि च दुर्लभम वचः, जो हितकारी भी होवे और मनोहर भी होवे, ऐसी वाणी क्या होती है? दुर्लभ होती है। अब इस बात को सुनना यानी वक्ता के भाव के ही अनुसार सुनना और सुन करके समझ लेना ही क्या होता है? आपका श्रवण कौशल होता है। दूसरा है संभाषणम। संभाषण का मतलब हुआ बोलना। तो सिर्फ बोलना संभाषण है, लेकिन युक्त तरीके से बोलना, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना, मतलब शुद्ध ध्वनियों का प्रयोग करना, शुद्ध ध्वनियों का प्रयोग करना, जैसे सा, शा, शा, तीनों मूर्धन्य, तालव्य और दंत सकार में परिवर्तन करना, यानी उच्चारण संबंधी दोष न करना। तो सिर्फ पढ़ लेना, सिर्फ बोल लेना संभाषण है, लेकिन अच्छे से बोल लेना संभाषण कौशल है। यानी उसमें कुशल हो जाए तो कौशल हो गया। इतनी बात जानिएगा। पठनम। अब पठन कौशल क्या है? तो पठन कौशल के बारे में जाना कि खाली पढ़ लेना पठन है, खाली पढ़ लेना पठन है, लेकिन पढ़ते हुए अर्थ को समझते चलना पठन कौशल है। ये बात जानते रहिएगा। अंतिम क्या है? लेखनम। तो सिर्फ लिख लेना लेखन है, लेकिन वर्तनी के अनुसार उसमें विराम आदि चिन्हों का उल्लेख करते हुए लिखना, ये क्या है? लेखन कौशल है। बात समझ में आया? तो ये चारों कौशलों की हमने बात कर लिया। अब जो संस्कृत का शिक्षण है उसे बेटा कितने भागों में बांट करके पढ़ाया जाता है? तो 4 भागों में बांट करके पढ़ाया जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में बांट के पढ़ाया जाता है। और जितने भागों में पढ़ाया जाता है, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम आपको समझाते चलते हैं। पहला जो है ये है गद्य शिक्षणम। पहला वाला क्या है बेटा? गद्य शिक्षणम। दूसरा क्या हो जाता है आपका? तो ये जान लीजिए कि दूसरा हो जाता है पद्य शिक्षणम। तीसरा क्या हो जाता है? तो ये जान लीजिए तीसरा हो जाता है आपका नाट्य शिक्षणम। और चौथा जो हो जाता है ये क्या होता है? तो ये जान लीजिए कि ये होता है व्याकरण शिक्षणम। ठीक है। संस्कृत के शिक्षण को हम 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला है गद्य शिक्षण, दूसरा है पद्य शिक्षण, तीसरा है नाट्य शिक्षण और चौथा जो है ये है आपका व्याकरण शिक्षण।
अब यहाँ पर एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले किसका वर्णन किया हमने? गद्य शिक्षण का। तो गद्य शब्द जो है, ये गद्य शब्द जो है ये गद धातु से बना है। किस धातु से बना है? तो इस बात को जानते रहिएगा कि गद्य शब्द का निर्माण गद धातु से होता है। और इसके बारे में एक बड़ी ही सुंदर उक्ति कही गई है। कभी कभी ये सीधी सीधी पंक्ति ही पूछ लेता है कि गद्य कवीनाम निकषा वदन्ति, गद्य कवीनाम निकषा वदन्ति। गद्य जो होता है वो कवियों की कसौटी होता है, यानी कवि की रचना धर्मिता का ज्ञान, कवि की उत्कृष्टता का ज्ञान, कवि की रचना का महत्व सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर प्राप्त होता है या मालूम होता है तो वो क्या है? गद्य है। गद्य के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि गद्य त्रयी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें 3 रचनाकार हैं। पहले होते हैं आपके सुबंधु, सुबंधु की रचना होती है वासवदत्ता। दूसरे रचनाकार होते हैं महाकवि बाणभट्ट, जिनकी प्रतिष्ठित रचना कादंबरी होती है। और तीसरे रचनाकार हैं आचार्य दंडी जी, जिनकी रचना 10 कुमार चरितम होती है। ये गद्य साहित्य के 3 महनीय आचार्य हैं, जिन तीनों की रचनाओं को गद्यत्रयी भी कहा जाता है। तो गद्य शिक्षणम में गद्य शब्द की उत्पत्ति गद धातु से हुई है। इसके बारे में कहा गया है कि गद्य कवीनाम निकषा वदन्ति। इसमें 3 महान आचार्य और उन आचार्यों की उत्कृष्ट रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। पहले रचनाकार सुबंधु महोदय हैं, दूसरे रचनाकार बाणभट्ट जी हैं, और तीसरे रचनाकार जो है वो आचार्य दंडी जी हैं, जिनकी रचना 10 कुमार चरितम है। अब गद्य पढ़ने से फायदा क्या होता है? तो सीटेट में यहाँ कैसे प्रश्न पूछेगा इसके बारे में जानिएगा। तो ये शब्द प्रधान होता है। सबसे बड़ी बात, गद्य कैसा होता है? शब्द प्रधान। अब इसी बात को पकड़ेंगे आप, तुरंत आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा कि गद्य को पढ़ने से क्या होता है, क्या लाभ होता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो गद्य को पढ़ने से शब्द भंडार में वृद्धि होती है, ये बात जानते रहिएगा। और दूसरी बात जान लीजिएगा, जब ये शब्द के द्वारा इसमें चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो शब्द कैसा होगा? सार्थक होगा कि निरर्थक हो गया? यानी कि जब सार्थक होगा तो दूसरी बात इसमें और क्या हो जाएगी? अर्थ प्रधान होगा। कैसा होगा ये? अर्थ प्रधान होगा, क्योंकि इसमें रस छंद अलंकार इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा। बात समझ रहे कि नहीं? और जरा छंद अलंकार का प्रयोग जिस तरह पद्य में होता है उस तरह गद्य में नहीं हो पाएगा। तो यानी अगर शब्द प्रभावशाली होगा और शब्द के साथ ही साथ उसका अर्थ प्रभावशाली होगा, तभी जा करके वो रुचिकर बनेगा और सुधी जनों के द्वारा, पाठकों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा, विद्यार्थियों और विद्वानों के द्वारा उसे समादरणीय माना जाएगा। बात स्पष्ट हो रही ना बेटा? जानते रहिएगा। तो पहली चीज इसमें 2 बातें ध्यान में देना है कि ये शब्द प्रधान है। दूसरी बात क्या है कि ये अर्थ प्रधान है। शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। उसी प्रकार से अर्थ की भी 3 शक्तियां होती हैं। क्या? कि अभिधेयार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। ठीक है ना? तो जहाँ पर अभिधा शक्ति से अर्थ नहीं निकलता वहाँ पर लक्षणा शक्ति से अर्थ निकलता है, और जहाँ लक्षणा से भी पूर्ण अर्थ का बोध नहीं होता वहाँ पर व्यंजना शक्ति का प्रयोग होता है। यानी 3 शक्तियों के भी बारे में जानते रहिएगा। ये 3 शब्द शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको बेटा मिलेंगी। एक मिलेगा बलाघात। क्या मिलेगा? बलाघात। और दूसरा मिलेगा स्वराघात। तो ये स्वराघात और बलाघात गद्य शिक्षण से संबंधित 2 महत्वपूर्ण अवयव हैं। अगर ये मान लीजिए स्वराघात बलाघात का कहीं भी उल्लेख होता है तो किससे संबंधित होगा? गद्य शिक्षण से संबंधित होगा। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए कौन प्रेरित करता है? तो गद्य शिक्षण प्रेरित करता है। गद्य शिक्षण कैसा होता है? शब्द प्रधान, और शब्द के साथ ही साथ कैसा होता है? अर्थ प्रधान। इसके 2 प्रमुख तत्व कौन कौन है? तो ये जान लीजिए, बलाघात और स्वराघात। यानी इतनी बातों का उल्लेख अगर कहीं पर है तो वो किससे संबंधित है? गद्य शिक्षण से संबंधित है। और इन हमारी इतनी ही बातों को आप ध्यान देंगे तो गद्य शिक्षण से संबंधित प्रश्न आपका सही अवश्य हो जाएगा। इस बात का भरोसा रखिएगा। दूसरा आ गया पद्य शिक्षण।
तो सबसे पहले पद्य शिक्षण के बारे में जानते चलिएगा कि यहाँ पर जो पद्य है, पद्य का मतलब गेय, पद्य का मतलब क्या, गेय, जो तुकांत हो। कैसा हो, तुकांत हो। अब तो अतुकांत रचनाएं भी होने लगी जिसमें तुक मिले। बहुत सारे लोग जानते हैं कि तुक माने क्या होता है। जैसे कहा गया कि आगे चले बहुरी रघुराया, नृष्यमुख पर्वत नियराया। तो रघुराया के बाद नियराया आया, यही क्या है, तुकांत है। अगर आप ये कह देंगे कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराय, तो गलत हो गया। यानी कैसा होना चाहिए, तुकांत होना चाहिए। और कहीं भी अगर तुकांत की बात आता है तो वो किससे संबंधित होगा, पद्य से संबंधित होगा। गद्य और पद्य में मूल अंतर क्या है कि गद्य कैसा है, अर्थ प्रधान, तो पद्य कैसा है, भाव प्रधान। कैसा होता है, पद्य सबसे मूल बात यह है कि इसमें अर्थ की प्रधानता नहीं बल्कि भाव की प्रधानता होती है। ये बात जानते रहिएगा बेटा। और पद्य का जो मूल उद्देश्य होता है ये क्या होता है, तो आनंदानुभूति। मूल उद्देश्य क्या होता है, आनंदानुभूति। इसी को आप ये और बात क्या कह सकते हैं, रसानुभूति। यानी जहां कहीं पर भी आनंदानुभूति और रसानुभूति की बात करता है वो किससे संबंधित होता है, तो पद्य शिक्षण से संबंधित होता है या पद्य से संबंधित होता है। ये बात जानते रहिएगा। दो चीजें पद्य में मिलती हैं, और पहला है यति और दूसरा है गति। यति का मतलब विराम यानी रुकना, और गति का मतलब चलना। ये दो बातें मिले, और तीन बातें और मिले, कौन, लय, सुर और ताल। यानी कि लय सुर ताल से संबंधित अगर कोई ऑप्शन है और यति गति से संबंधित ऑप्शन है तो उसमें सदैव क्या होगा, पद्य शिक्षण होगा, क्योंकि लय सुर ताल किसका गुण है, पद्य का गुण है। ये बात हमेशा जानते रहिएगा। तीसरा जो बिंदु आया ये नाटक शिक्षण। अब नाटक शिक्षण में क्या महत्वपूर्ण है जानते रहिएगा। तो नाटक तीन प्रकार के होते हैं। पहला नाटक जो होता है ये होता है विनोद जननम। विनोद का मतलब क्या होता है, विनोद का मतलब होता है हास परिहास, यानी मनोरंजन का माध्यम होता है। दूसरा आपके द्वारा कहा गया विश्रांति जननम। कैसा होता है बेटा, विश्रांति जननम, यानी शांति देने के लिए होता है। और तीसरा जो नाटक का गुण है वो कैसा होता है, हितोपदेश जननम। कैसा होता है, तो ये जान लीजिएगा कि हितोपदेश जननम कैसा होता है, हितोपदेश जननम, यानी हितकारी उपदेश देना इसका कार्य होता है। जैसे किसी ने राम के चरित्र का रूपांतरण किया है नाट्य के माध्यम से, तो वहाँ पर नाटक देखने पर हमें दो चीज़ें मालूम होती है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तो रावणादिवत, मतलब मुझे राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह नहीं करना चाहिए। इस बात का ज्ञान कराता है कौन, नाटक। इसीलिए नाटक कैसा होता है, हितोपदेश जननम, यानी समाज को उपदेश देने वाला होता है, समाज का मार्गदर्शन करने वाला होता है, समाज को शिक्षा देने वाला होता है। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं बेटा इसको पढ़ाने में। तो पहला होता है कक्षाभिनय और दूसरा क्या होता है आपका, तो दूसरा होता है रंगमंचीय अभिनय। क्या होता है, रंगमंचीय अभिनय। पहला होता है कक्षाभिनय, दूसरा होता है रंगमंचीय अभिनय। कक्षाभिनय, कक्षा में नाटक पढ़ाने का मतलब ये है कि कक्षा में ही छात्रों को नाटक के पात्रों के बारे में, चरित्रों के बारे में, उनके द्वारा कहे गए वाक्यों के बारे में बताना। लेकिन कक्षा में जो नाटक पढ़ाया जाता है वहाँ पर शिक्षक प्रभावी रहता है और छात्र चुपचाप सुनते हैं, इसलिए ये विधि उपयोगी नहीं हो सकती। और जहाँ पर भी रंगमंच का आसरा लिया जाएगा, रंगमंची अभिनय होगा, छात्रों के द्वारा रंगमंच पर जा करके
उस चरित्र को, नाट्य में जो चरित्र है उस चरित्र को जब अभिनीत किया जाएगा तो नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे, नए आदर्श की स्थापना होगी, व्यक्तित्व का विकास होगा, करके सीखने पर बल मिलेगा। और जहाँ कहीं भी छात्र केंद्रित बातें होती हैं, करके सीखने पर बल दिया जाता है, छात्र ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहने की बात की जाती है, वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा नाट्य शिक्षण। जो चौथा बचा व्याकरण शिक्षण, व्याकरण के शिक्षण के बारे में जान लीजिए कि संस्कृत व्याकरण का जो संस्कृत का जो व्याकरण है ये किस शैली में निबद्ध है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। संस्कृत भाषायाः व्याकरणस्य शैली का अस्ति, तो संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य शैली सूत्र शैली अस्ति, यानी कि संस्कृत व्याकरण की जो शैली है वो कैसी है, सूत्र शैली है। महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा है, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र ही वृद्धिरादैच है और वृद्धिरादैच सूत्र के द्वारा ही इन्होंने मंगलाचरण किया है। इसलिए इस बात को जानते रहिएगा कि व्याकरण शिक्षण जब आगमन निगमन प्रणाली नहीं थी तो उसके पहले सूत्र विधि थी और संपूर्ण व्याकरण शास्त्र सूत्र शैली में लिखा गया है। इस बात को जानते रहिएगा। दूसरी बात ये जानिएगा बेटा कि यहाँ पर इस समय आधुनिक समय में प्रचलित दो विधियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। पहला है आगमन विधि और दूसरा है आपका कौन सा, निगमन विधि। ये व्याकरण शिक्षण की दो महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। तो आगमन विधि और निगमन विधि क्या है ये जान लीजिएगा। आगमन विधि का मतलब है कि उदाहरण पहले उदाहरण फिर नियम बताना, ये क्या होता है, आगमन विधि। और उसी का उल्टा निगमन में हो जाएगा कि पहले नियम बता देना फिर उदाहरण बताना। एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं पर लिखा जाए कि संस्कृत व्याकरण शिक्षण की उत्तम विधि कौन है और वहाँ पर ऑप्शन इस तरह से दिया जाए कि आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि और सूत्र विधि, तो वहाँ पर जहाँ पर जिस ऑप्शन में आगमन निगमन दोनों होगा, अगर दे देता है आगमन निगमन विधि या ए बी दोनों, तो वही सही हो जाएगा। क्यों? निगमन में ही सूत्र आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? और अगर अलग अलग देता है तो वहां पर सर्वोत्कृष्ट विधि कौन सी विधि हो जाएगी? आगमन विधि। तो ये रहा आपका संस्कृत शिक्षण पार्ट 1। पार्ट 2 में बची हुई सारी चीज़ों की व्याख्या हम करेंगे। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा संस्कृत मार्तंड के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।